हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री की ये क्लास 1 है, लेकिन ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। जिसमें हमने एंगल्स एंड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कुछ देखा था, हमने क्वेश्चंस भी किए थे 2-3। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। दिस इज पार्ट 2। और पार्ट 2 में बच्चों हम ट्रायंगल्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पूरे ट्रायंगल को आगे बढ़ाएंगे। तो ट्रायंगल अगेन मैं बता देता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंप्लीट टॉपिक हम बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, तो पूरे टॉपिक को अच्छे से लिखिएगा। चलिए, तो लास्ट हमने जहाँ पे छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज तक किया था हमने, 6-7 प्रॉपर्टीज देखी थी। आई एम श्योर आप लोगों ने वो अच्छे से देख लिया होगा। उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आज। तो फिर से एक ट्रायंगल बनाइएगा। फिर से एक ट्रायंगल बनाओ ए बी सी। ए के सामने वाली साइड ए है, बी के सामने वाली बी है, सी के सामने वाली सी है। ठीक है, ए के सामने वाली ए, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी। तो मुझे बताइए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स। तो आप क्या कहेंगे? दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं पूछूं सेमी पेरीमीटर, तो आप कहेंगे वो पेरीमीटर का हाफ होता है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये क्या आ जाएगा हमारा? ये सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ये हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। अब अगर एक ट्रायंगल है और उसका हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं वो कंप्लीट देखते हैं हम यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिए। अगर हमें एरिया निकालना है किसका? ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं वो देखिए। सबसे पहला, जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। नाम में क्या रखा है, बट हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं उसको। और हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमें तीनों साइड्स पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस, दैट इज अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो इससे आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है। और क्या फॉर्मूला हो सकता है बेटा एरिया निकालने का? मान लो आपको दो साइड्स पता है, कोई भी दो साइड पता है। मान लो आपको ए और बी पता है और उनके बीच का एंगल पता है। कोई भी दो साइड पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो यू कैन फाइंड आउट एरिया। कैसे? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। उनके बीच का एंगल इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। जैसे मान लो बच्चे कहते हैं सर अगर हमें ए और सी पता है तो अगर हमें ए और सी साइड पता है तो एंगल, बस एक बात याद रखना, एंगल ना हमें उनके बीच का लेना है। तो बीच में कौन एंगल है? एंगल बी उनके बीच का एंगल है, तो वो लेना है हमें। तो एरिया आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एक ये हो गया एरिया निकालने का, एक तरीका ये हो गया। एक और क्या हो सकता है एरिया निकालने के लिए? आप कहेंगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन इट। बेस इंटू हाइट अपॉन इट। ठीक है, हाइट अपॉन इट। इसको भी ध्यान रखना, इसमें जिस साइड को आप बेस ले रहे हो बस इतना ध्यान रखना, उसी के ऊपर हाइट होनी चाहिए। जिस भी साइड को आप बेस बोल रहे हो बेटा, हाइट उसी पे होनी चाहिए। अगर आप ए को बेस बोल रहे हो तो हाइट ए पे होनी चाहिए, लाइक दिस। आपने ए पे हाइट डाल दी, ये हाइट हो गई। ठीक है, इसको मैंने एच से डिनोट कर दिया, तो हाफ इंटू ए इंटू एच यू कैन से। तो हाफ इंटू जिस साइड को आप बेस बोल रहे हो हाइट उसी पे होनी चाहिए। ये बात क्लियर है सबको? अगर आप हाइट बी पे डालते हो तो हाफ इंटू बी इंटू एच एंड सो ऑन। तो ये सब एरिया निकालने के तरीके हो गए हमारे। अब हमने 7 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ ली थी लास्ट क्लास में, है ना? आपने देखा होगा ट्रायंगल्स में 7 प्रॉपर्टीज हमने की थी। अब 8 प्रॉपर्टी बना के करिए। इसको लिख लीजिएगा प्रॉपर्टी नंबर 8। ये 8 प्रॉपर्टी है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। 8 प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्रायंगल की? ये एरिया से रिलेटेड है। देखिए मैं समझाता हूँ, ये लाइन बाद में देखिएगा। एडी कोई भी लाइन है, प्रॉपर्टी सुन लो पहले क्या है। एडी कोई भी लाइन है जो कि बेस को m/n में बांटती है। किस में बांटती है सर? m/n में। किस में बांटती है? m/n में। तो प्रॉपर्टी ये कहती है बच्चों, प्रॉपर्टी सिंपली ये बोलती है कि अगर कोई लाइन बेस को m/n में बांटती है तो जो दो ट्रायंगल बनते हैं ये दोनों, इन दोनों का एरिया भी इसी रेशियो में होगा। मतलब कि एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल सो फॉर्म्ड ऑल्सो इन द सेम रेशियो। मतलब किस रेशियो में सर? m/n की फॉर्म में। मैं आपको निकलवा के दिखाता हूं, देखो ये कैसे आता है। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABD, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABD और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ADC। एरिया बताइए ABD का क्या होगा? आप कहेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मान लीजिए यहां से मैंने ये हाइट डाल दी, ये h हाइट डाल दी A से, तो ये तो पूरे ट्रायंगल की हाइट है ना, तो h। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? m।
अगर ट्रायंगल एबीडी की बात करूं तो बेस कितना है m, हाइट कितनी है h। और अगर बच्चों नीचे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस n है, लेकिन हाइट कितनी है, हाइट अभी भी h है। तो हाफ से हाफ कट जाएगा, h से h कट जाएगा, कैन वी से दैट ये m/n का रेशियो आ जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो दो ट्रायंगल बनेंगी, यही तो प्रॉपर्टी है ना, इफ बेस इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ m/n, तो जो दो ट्रायंगल बनेगी हमारी, उन दोनों का भी एरिया m/n की रेशियो में ही होगा, हमेशा सर हमेशा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड आल्सो इन द सेम रेशियो, दैट इज m/n। ठीक है, अगर मान लो ये बेस 2:3 की रेशियो में है तो इन दोनों का एरिया 2:3 की रेशियो में होगा। 5:7 है तो बेटा 5:7 होगा, जैसा है वैसा आ जाएगा। बताइए ये बात क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं, इतना क्लियर है सबको? चलिए, इन पे सब पे क्वेश्चन है, मैं फिर याद दिला दूं। बच्चे कहेंगे सर सवाल नहीं करवा रहे आप। देखो पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, मेरी आदत है पहले अच्छे से एक बार थ्योरी पढ़ा दूं, ठीक है, ट्रायंगल्स की थ्योरी थोड़ी सी पढ़ा दूं मैं अच्छे से पहले, और फिर हम उन पे क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये मेरी आदत क्यों है मैं आपको बता देता हूँ बेटा, क्योंकि कई सवाल ऐसे होते हैं कैट में, मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कैट में आए हुए या जेट में आए हुए, आईएफटी में आए हुए करवाऊंगा, और उन क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगते हैं। अभी अगर मैं साथ की साथ ले लूँगा तो मैं सिर्फ वो सवाल करवा पाऊंगा जो कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे है, वो सवाल नहीं करवा पाऊंगा जो कि 2 या 3 चीज़ें भी लग जाती हैं। अदरवाइज हम ओपन रहेंगे और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बिलीव मी। तो हम वैसे कुछ करने वाले हैं। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। लिख लीजिए टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। तो जितनी भी ट्रायंगल होती हैं दुनिया में, जितनी भी ट्रायंगल होती हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है बच्चों उसको। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। पहला ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, और दूसरा क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। दुनिया में जितनी भी ट्रायंगल होती हैं दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स जो ट्रायंगल बनती है हमारी, जो भी ट्रायंगल बनती है उनका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, या फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे क्या होता है कि एग्जैक्टली वन एंगल, एक एंगल किसके इक्वल होता है, एग्जैक्टली वन एंगल इज 90 डिग्री। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमारे ऑल एंगल्स, जितने भी एंगल होते हैं, यहां लिख देता हूं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट में एक एंगल क्या होता है 90। एक्यूट में क्या होता है, एक्यूट में ऑल एंगल्स, जितने भी एंगल्स हैं वो लेस देन 90 होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूस में क्या होता है, वन एंगल, एक एंगल, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है। इसमें एक एंगल 90 डिग्री से हमारा क्या होता है सर, ज्यादा होता है। अब मैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल की अगर आपसे बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, इस पर दोबारा आते हैं, तो देयर इज अ वेरी फेमस थ्योरम जिसके बिना ज्योमेट्री शुरू नहीं होती, मतलब 10th क्लास में सबसे पहले वही प्रूव की जाती है। बिल्कुल आप सही समझे हो। दैट थ्योरम इज बेसिकली नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। नाम में क्या रखा है, लेकिन देयर इज अ नेम नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहती है बेटा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पहली बात तो वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ए के सामने वाली साइड ए है, बी के सामने वाली साइड बी है, सी के सामने वाली साइड सी है यदि, तो पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट, पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट, देखो लॉन्गेस्ट साइड बी होगी इसमें 90 के सामने वाली, तो पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट जो बी स्क्वायर होता है, जो बी स्क्वायर होता है वो इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। दिस इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। या फिर हम पाइथागोरस थ्योरम ना बोल के हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि दिस इज द कंडीशन फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ये किसकी कंडीशन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर हमेशा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होगा, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। दोबारा सुनो, अगर बी स्क्वायर हमारा बच्चों कम आ जाता है किससे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के सम से, अगर यदि हमारा बी स्क्वायर जो है वो कम आ जाता है, किससे कम आ जाता है सर, कम आ जाता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के सम से, तो दिस इज द कंडीशन फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये किसकी कंडीशन है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन है। और अगर बी स्क्वायर ग्रेटर आ जाता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, तो दिस इज द कंडीशन फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये भी याद रखना, दिस इज द कंडीशन फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल।
बस एक ही बात इसमें ध्यान रखने वाली है, इंपॉर्टेंट एक बात इंपॉर्टेंट है कि बच्चों जिसको आप बी बोल रहे हो वो हमेशा लॉन्गेस्ट वाली साइड होनी चाहिए। देखो ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, बस जिसको आपने बी बोला है ना, बी हमेशा इसमें लॉन्गेस्ट साइड होगी इस पर्टिकुलर केस में। जो बी आप बोल रहे हो, बी शुड बी द लॉन्गेस्ट साइड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड्स जो है, जिसकी जो साइड्स है वो 2, 3 एंड 4 है। एक ट्रायंगल है जिसकी जो साइड्स है वो 2, 3 एंड 4 है। आपको बताना है कि ये साइड्स किस तरह की ट्रायंगल की होंगी। ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है। दूसरा ऑप्शन है बी बॉम्बे ऑप्शन है, क्या ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है। सी ऑप्शन है कि क्या ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की साइड है। और डी ऑप्शन है क्या कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस, क्या ट्रायंगल भी नहीं बन सकता, नन ऑफ दिस। तो क्या आंसर होगा आपके हिसाब से, अगर 2, 3, 4 साइड्स हैं किसी ट्रायंगल की और हमें ये चेक करना है कि इनसे बनने वाला ट्रायंगल कौन सा बनेगा। हमें सिंपली ये चेक करना है कि 2, 3, 4 से बनने वाला जो ट्रायंगल है वो कौन सा बनेगा। तो कैसे बताएंगे, आप कहेंगे सर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अलग करेंगे, बिल्कुल सही है, और बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर अलग करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि कंडीशन तो यही चेक करनी होती है। तो ये हमारा सम आएगा 16 और ये हो गया 9 + 4 बोले तो कितना 13। और आप कहोगे कि सर 16 बड़ा होता है 13 से, तो बच्चों प्यारे बच्चों बताओ मुझे ये किसकी कंडीशन है। 16 ज़्यादा आया है हमारा 13 से, तो ये किसकी कंडीशन है बताओ। ये कंडीशन आप कहेंगे सर ग्रेटर आया है, तो ये कंडीशन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की है। और यदि ये कंडीशन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की है तो आंसर लगेगा इसमें सी कैलकाटा, यही सवाल का आंसर है। देखो सवाल इतना डायरेक्ट नहीं आता, ये मैंने इजी क्वेश्चन ले लिया, बट इससे ये समझ में आ गया कि हम कैसे बता सकते हैं कि ट्रायंगल कौन सा बनेगा। इस चीज को हम आगे बहुत अच्छे अच्छे सवालों में भी यूज करने वाले हैं। इन सभी बातों को हम अच्छे से यूज करने वाले हैं। आगे चलते हैं, अभी के लिए इतना समझ में आ गया होगा, आई होप सो सबको। एक बार फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल विच इज गिवन, एबीसी इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमें दी हुई है और ये 90 डिग्री का एंगल है। एक दो बातें और बताता हूं आपको। देखो ए के सामने वाली साइड ए है, बी के सामने वाली बी है, सी के सामने वाली सी है, ठीक है। तो और मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए आपने क्या किया इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, आपने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। किसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया सर, ये परपेंडिकुलर आपने बी साइड पे डाल दिया, लॉन्गेस्ट वाली साइड पे डाल दिया। P इज द परपेंडिकुलर ऑन लॉन्गेस्ट साइड। एक ट्रायंगल है ABC, इसमें आपने P परपेंडिकुलर डाल दिया बच्चों लॉन्गेस्ट साइड पे। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं पूछूं आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अगर ए बेस है तो ऑल्टीट्यूड सी है क्योंकि 90 डिग्री पे ही है। या फिर क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ हाफ इंटू, ध्यान से सुनो, हाफ इंटू अगर मैं बेस को बी लेता हूं तो उस केस में जो परपेंडिकुलर बनेगा वो पी बनेगा। अगर बेस में बी लेता हूं तो उस केस में परपेंडिकुलर जो बनेगा वो पी बनेगा। बोलो सही है। और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है a इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू पी, a इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू पी। तो p का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा, दैट कम्स आउट टू बी a इंटू सी डिवाइडेड बाई b। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये किसका है, ये है हमारा परपेंडिकुलर निकालने का। किस पे परपेंडिकुलर निकालने का सर, जो राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड पे आपने परपेंडिकुलर डाला है बी साइड पे, उसको निकालने का फॉर्मूला है a इंटू सी डिवाइडेड बाई बी। दिस इज एज सिंपल एज दिस। बस इसमें एक बात ध्यान रखना कि जिसको आप बी बोल रहे हो, बी जो है वो लॉन्गेस्ट वाली साइड है। कौन सी साइड है सर, बी जो है वो लॉन्गेस्ट वाली साइड है, जिससे आपको डिवाइड करना है वो लॉन्गेस्ट वाली साइड है। ठीक है, सवालों पे आएंगे हम, आगे सवालों पे आएंगे हम, बट ये बातें क्लियर होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। चलिए, ऐसे ही ट्रायंगल का दूसरा बेसिस होता है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कौन कौन सी ट्रायंगल होती हैं, जैसे कि आप नाम देख पा रहे हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल, यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम कहेंगे टू साइड्स इक्वल, टू साइड्स इक्वल। कितनी साइड्स इक्वल, टू साइड्स इक्वल। और स्केलिन ट्रायंगल में हम कहेंगे ऑल साइड्स डिस्टिंक्ट। स्केलिन में क्या होता है, ऑल साइड्स डिस्टिंक्ट, इसमें सारी साइड्स डिस्टिंक्ट होती हैं, अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स डिस्टिंक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में बच्चों। इसमें सारी साइड्स बराबर हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसके सामने वाले एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं और सभी एंगल्स कितने निकल आते हैं, 60 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180।
तो इसमें ऑल एंगल्स भी इक्वल निकल आते हैं और किसके इक्वल निकल आते हैं 60 डिग्री के। जब हम एंगल्स की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एरिया निकालने का फॉर्मूला लिख लीजिए। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है किसमें, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, √3/4 ऑफ ए स्क्वायर, √3/4 ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा इसी फॉर्मूले को बताओ, क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, हाफ इंटू ए अलग कर दो और √3/2 ऑफ ए अलग कर दो, तो हाफ इंटू ए को बेस बोल दो, तो बाकी जो बचा ये √3/2, क्या मैं इसको ऑल्टीट्यूड बोल सकता हूँ? ऑल्टीट्यूड बोल दो, परपेंडिकुलर बोल दो, हाइट बोल दो, एक ही बात है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में हाइट या फिर परपेंडिकुलर या फिर ऑल्टीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ऑलवेज √3/2 ऑफ ए, दैट इज ऑलवेज √3/2 ऑफ ए। ये याद रखिएगा, किसका फॉर्मूला है ये ऑल्टीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। किस केस में सर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में। और वैसे एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारा है √3/4 ऑफ ए स्क्वायर। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बात करें तो हमने कहा दो साइड्स इक्वल होंगी और एक अनइक्वल वाली ले लेते हैं बी। तो इस केस में एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, बेटा ये भी लिख लो, यूज हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में, b/4 इंटू √4a² माइनस बी स्क्वायर, √4a² माइनस बी स्क्वायर। इसमें दो बातें ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो और बी जो है वो अनइक्वल वाली साइड है। देखो ए और ए तो इक्वल वाली साइड है, बी जो है वो अनइक्वल वाली साइड है। बच्चे कहते हैं सर ये आया कहाँ से? बच्चों ये हीरोन्स फॉर्मूला से आता है। ये हीरोन्स फॉर्मूला किया था ना हमने अभी पीछे, उसको अगर आप दो साइड इक्वल ए ले लोगे, एक अनइक्वल ले लोगे, तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये लगाओ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। किस केस में? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। और स्केलिंग पे मैं कोई अलग से बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे सर? क्योंकि स्केलिंग के लिए ही तो हमने सारे एरिया के फॉर्मूले लिखे थे पहले। जो हमने ये फॉर्मूले लिखे थे, ये वाले, ये तीनों, ये वाला, ये वाला या ये वाला, ये सब किसके लिए थे? स्केलिंग के लिए थे बेटा। स्केलिंग है तो आप निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्केलिंग के बारे में इसमें मैं कोई अलग से बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी बात हम कर चुके हैं, इसकी बातें हम कर चुके हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल इस पे भी ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल है कि एक साइड 1 है और बाकी दो साइड हमें नहीं पता बेटा। दो साइड कुछ भी हो सकती हैं एक ट्रायंगल की। एक साइड 1 है और बाकी दो साइड्स हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, किसी ट्रायंगल की है, ये ट्रायंगल की है। ठीक है, किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, एक 1 है और बाकी दो साइड्स का हमें नहीं पता, वो कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी, क्वेश्चन इज हाउ मैनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, हाउ मैनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। कितनी ट्रायंगल्स ऐसी पॉसिबल होंगी जिनकी एक साइड 1 है और बाकी दो साइड्स का नहीं पता। आप आंसर बता सकते हैं। पहले आंसर मान लो 0, दूसरा ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है सी, ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है डी विच इज 3, और एक और ऑप्शन दे देता हूँ ई बना के, दैट इज मोर देन 3। तो 0, 1, 2, 3, मोर देन 3। तो क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? बताएं मुझे, पहले आप बताएं फिर मैं करवाऊंगा। तो आपने साइड्स देख ली क्या क्या है, 0, 1, 2, 3 या फिर मोर देन 3। तो अब आप मुझे बताओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर सवाल में बेटा, इस पर्टिकुलर सवाल में अगर हम सोचे, बच्चे कहेंगे 1, 2, 3 ऐसे तो कुछ भी ले लो सर। देखो सभी नहीं ले सकते। क्या आप 1, 2, 3 ट्रायंगल बना पाओगे? सोच के देखो, क्या कभी 1, 2, 3 से ट्रायंगल बन पाएगी? कौन सी प्रॉपर्टी प्रॉब्लम करेगी? हमने कहा था सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, और इस केस में दो साइड्स का सम थर्ड साइड के से ज्यादा तो नहीं है, 1 + 2 ग्रेटर देन 3 तो नहीं है, तो ये नहीं बन सकता। अब एक साइड 1 है, बाकी दो साइड्स का हमें पता नहीं, तो मुझे बताओ क्या 1, 1, 1 पॉसिबल है? क्या अदर टू साइड्स भी 1 हो जाए तो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसी ट्रायंगल बनेगी? वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी, तो बिल्कुल पॉसिबल है। 1, 1, 1 से हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगी और वो पॉसिबल है। अच्छा ये बताओ, यस नो में जवाब दो, क्या 1, 2, 2 पॉसिबल है? क्या 1, 2, 2 पॉसिबल है? इससे ट्रायंगल बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। देखो, क्या सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड आता है? बिल्कुल आता है। क्या 1 + 2 ग्रेटर देन 2 नहीं है? है सर। क्या 2 + 2 ग्रेटर देन 1 नहीं है? है सर। क्या 2 + 1 ग्रेटर देन 2 नहीं है? है सर। तो बिल्कुल ट्रायंगल बनेगी। तो आप समझ पा रहे हैं कैसी ट्रायंगल बन रही है। 1, 2, 2 बन गया तो 1, 3, 3 भी बन जाएगी। देखो 1, 4, 4 भी बन जाएगी, एंड सोन बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी। कैसी ट्रायंगल बन रही है? या तो इक्विलैटरल, या तो कैसी बनी है? इक्विलैटरल, या फिर ये सारी कैसी है? आइसोसेलेस।
हाँ, कोई स्केलिंग नहीं बन पाई है, लेकिन इसने ये थोड़ी बोला था कि इक्विलेटरल कितनी बनेंगी या आइसोसेलेस कितनी बनेगी। इसने पूछा था हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। वैसे तो आंसर इसका इनफाइनाइट होना चाहिए। हमने कहा इसमें तो बहुत सारी बनेंगी, कितनी बना लो, 144, 155, 166, 177, 188, कितने भी बना लो। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से चलें तो कहना इसे मोर देन 3 तो बनेंगी बनेंगी। तो आंसर क्या होगा, मोर देन 3, दैट इज सी कैलकाटा। यही सवाल का आंसर है, यही क्वेश्चन का आंसर भी बनता है। तो बच्चों को इतना समझ में आया, जो बातें मैंने आज बताई हैं बेटा ये समझ में आने चाहिए सभी चीज़ें। देखो अभी जो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये कॉन्सेप्चुअल ले रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार ग्रैब कर सको पहले कॉन्सेप्ट को। पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए उसके बाद मैं क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी बढ़ा सकता हूँ, किसी भी लेवल के आपको सवाल करवा सकता हूँ, किसी भी लेवल पे हम क्वेश्चंस को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, बच्चे कर भी लेते हैं। ठीक है जी, चलें आगे बढ़े। इतना समझ में आ गया है तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए, देयर आर 4 टर्म्स, देयर आर 4 टर्म्स। इन चारों में डिफरेंस जानना जरूरी है, ये अच्छे से पता होना जरूरी है। तो एक बार आप ये चारों डेफिनेशंस लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ। लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, इससे ये पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है ये। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। बच्चे चारों में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं चारों एक ही जैसे लगते हैं। सब एक ही जैसे नहीं है, चारों चीज़ें बच्चों अलग अलग हैं, चारों चीज़ें डिफरेंट हैं। देखो मीडियन क्या होता है, सबसे पहले मीडियन क्या होता है बच्चों, मीडियन 2 काम करता है। वैसे अगर मैं बता दूं, ऊपर लिख देता हूँ, मीडियन 2 काम करता है। क्या क्या काम करता है, एक तो ये साइड को हाफ करता है, हाफ द साइड, साइड्स को हाफ कर देता है, हाफ द साइड। और एक और काम करता है ये, साथ में हाफ द एरिया भी करता है, हाफ द साइड हाफ द एरिया, हाफ द साइड हाफ द एरिया, ये 2 काम करता है। क्या मतलब हुआ सर, जैसे यहाँ देखो ये ट्रायंगल ऐसी बनाई हुई है मैंने, तो इसमें अगर मैं मीडियन डालता हूँ यहाँ पे, ये मीडियन डाल दिया मैंने, तो ये क्या करेगा, इस साइड को तो 2 इक्वल हाफ्स में बांट ही देगा बेटा, इन दोनों का एरिया भी बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर्टी अभी अभी पढ़ के आए थे हम, इफ बेस इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ m:n, एरिया ऑफ द 2 ट्रायंगल सो फॉर्म्ड आल्सो इन द सेम रेशियो। तो ये दोनों दोनों ट्रायंगल वो अलग चीज है, हाफ द एरिया भी अभी रहने दीजिए। साइड्स तो 2 इक्वल भागों में बटी जाएगी, बाकी का नहीं पता, इससे साइड 2 इक्वल हाफ में बट जाती है। अब जैसे परपेंडिकुलर, देखो मीडियन डालते हुए फोकस होगा साइड को 2 इक्वल हाफ में बांटने में। एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, मतलब कि इसमें फोकस रहेगा कि ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता हुआ चले। क्या फोकस रहेगा सर, ये एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हुआ चले बेटा, ये दोनों एंगल जो बने ये दोनों इक्वल बने। बाकी ये क्या कर रहा है हमें मतलब नहीं है, ना ही हमें पता, ना ही हमें मतलब है, लेकिन एंगल बाइसेक्ट होने चाहिए। एंगुलर बाइसेक्टर या बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक ही बात है, एंगल बाइसेक्ट होना चाहिए बस। हर एक की एक प्रायोरिटी है, एंगुलर बाइसेक्टर की प्रायोरिटी है एंगल को बाइसेक्ट करने की, मीडियन की प्रायोरिटी है साइड को बाइसेक्ट करने की। परपेंडिकुलर की क्या प्रायोरिटी है, परपेंडिकुलर बोल दो, हाइट बोल दो, ऑल्टीट्यूड बोल दो, एक ही बात है। इसकी क्या प्रायोरिटी है सर, इसकी प्रायोरिटी है एंगल 90 डिग्री बनाने की। बिल्कुल सही है, ये एंगल 90 डिग्री बना दिया तो ये परपेंडिकुलर है। देखो ये हमने मीडियन बोला था, ध्यान रख लेना, ये हमने मीडियन बोला था, ये हमने क्या बोला बेटा, ये एंगुलर बाइसेक्टर है, ये एंगुलर बाइसेक्टर है, और तीसरे वाला ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बोल दो, हाइट बोल दो, एक ही बात है। और चौथा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सुन लो ध्यान से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, मतलब ये साइड को तो 2 इक्वल हाफ में बांट ही देता है बेटा, इसने साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा, लेकिन साथ में ये परपेंडिकुलर बनता हुआ भी चलता है ऐसे करके। देखो ये साइड से डलता है, सुनो ध्यान से, ये साइड से डलता है, चलता जाता है, चलता जाता है ऐसे करके, और ये साइड को 2 इक्वल भाग में बांटता हुआ जाता है। बच्चे कहते हैं सर क्या फर्क है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर में। बच्चे पूछते हैं कि क्या फर्क है सर परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। बहुत बड़ा फर्क है बेटा। परपेंडिकुलर का फोकस होता है सिर्फ 90 डिग्री डालना, वो भी वर्टेक्स से। ठीक है, ये साइड को बाइसेक्ट करे ना करे हमें फर्क नहीं पड़ता, ना ही हमें पता है ये बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम है साइड को भी बाइसेक्ट करना, 90 भी डालना। ये वर्टेक्स से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका हमें नहीं पता, उसका हमें पता ही नहीं है, उसका हमें पता ही नहीं है। चलिए एक थ्योरम और समझाता हूं मैं ट्रायंगल्स पे। ये 9 आप थ्योरम बना के कर सकते हो, या ये प्रॉपर्टी है 9th प्रॉपर्टी है जिसका नाम है, 8 प्रॉपर्टी कर चुके हैं। देखो मैं याद दिला दूं आपको, ये 8 प्रॉपर्टी, ये 8 प्रॉपर्टी की थी हमने। तो ट्रायंगल्स पे ही एक 9th प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में 9th प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ, और मैं सवालों पे बहुत जल्द आने वाला हूँ बेटा। एक और वीडियो इसके बाद आएगा आपका थ्योरी में, जिसके साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो लूंगा मैं, बट थ्योरी में मेन फोकस रहेगा। और उसके बाद हम सवालों पे आने वाले हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आने वाले हैं।
तो थ्योरम का नाम है एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम। एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है वो सुन लीजिए। एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम सेज दैट एक ट्रायंगल है एबीसी और आपने एडी एक एंगुलर बाइसेक्टर डाल दिया, जैसे कि अभी अभी पढ़ा था आपने, ये एंगुलर बाइसेक्टर डाल दिया। एडी इज अ एंगुलर बाइसेक्टर, आपने ये एडी एंगुलर बाइसेक्टर डाल दिया। बच्चों जैसे ही आपने ये एंगुलर बाइसेक्टर डाला, जैसे ही आपने ये एंगुलर बाइसेक्टर डाला तो ये एंगल बट गए, ये एंगल दोनों बट गए, है ना, दोनों इक्वल हैं। ये अल्फा है तो ये अल्फा है। तो एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम सेज दैट एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड्स द थर्ड साइड इन सेम रेशियो एज अदर टू साइड्स। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड साइड किस रेशियो में बटी? थर्ड साइड रेशियो में बटी सर डीबी बाय डीसी। थर्ड साइड किस रेशियो में बटी? डीबी बाय डीसी। किस रेशियो में बटी? डीबी बाय डीसी। उसका रेशियो वही होगा जो अदर टू साइड्स का है। जैसे डीबी की तरफ कौन है? एबी, एबी बाय एसी। ये हमेशा होगा सर, ये बच्चों हमेशा है। जैसे मान लो ये 2:3 के रेशियो में आता तो ए बी बाई ए सी भी 2:3 के रेशियो में होता। ये 5:7 के रेशियो में होता तो ए बी बाई ए सी भी 5:3 के रेशियो में होता। क्या इतना क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। जब मैं अप्लाई करूंगा तो आप कहेंगे सर मजा आएगा। मजा ही आएगा क्योंकि ये चीज़ें सारी बहुत आसान लगेंगी। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसे ही देखो, ये इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर था बच्चों, अंदर से बाइसेक्ट किया था। कहां से किया था हमने? अंदर से बाइसेक्ट किया था। एक एक्सटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर होता है, वो क्या होता है वो सुन लो एक बार, ये पॉइंट भी ध्यान से सुन लो, समझ में आएगा। अगर एक ट्रायंगल है एबीसी, यदि हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ये एबीसी करके हमने ट्रायंगल बना दी, दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी। लेकिन इस बार अंदर वाले एंगल को बाइसेक्ट नहीं किया। क्या सर? इस बार अंदर वाले एंगल को बाइसेक्ट नहीं किया बच्चों, बल्कि हमने ए सी को आगे एक्सटेंड किया, ऐसे करके, ये देखो। और हमने इस बाहर वाले एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। ये दोनों इक्वल है, ये बाहर वाले एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। ये बाहर वाला एंगल बाइसेक्ट होने के बाद ये एडी लाइन बनी, लेकिन ये बीसी के साथ आएगी नहीं, तो बीसी को भी आगे एक्सटेंड कर दिया, डी पे मिले। जैसे यहाँ डी पे मिले थे वैसे यहाँ डी पे मिले। प्रॉपर्टी अभी भी चेंज नहीं होगी। क्या सर? प्रॉपर्टी अभी भी चेंज नहीं होगी, अभी भी वही की वही है। क्या? अभी भी बेटा प्रॉपर्टी वही की वही है, मतलब कि अभी भी आप वही कहोगे, डी से बी का डिस्टेंस, डी से सी का डिस्टेंस। किस पॉइंट से डिस्टेंस लेना है हमें? जिस पॉइंट पे एंगुलर बाइसेक्टर है। तो डी से बी, डी से सी, डी बी बाय डी सी अभी भी ए बी बाय ए सी के बराबर ही होगा, अभी भी फर्क नहीं होगा, वही का वही होगा। डी बी बाय डी सी इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी, जैसे पहले था अभी भी वैसे ही है, जैसे पहले था अभी भी वैसे का वैसे ही है, कुछ भी फर्क नहीं आया है। ये बात समझ गए हो? देखो, अंदर से दोबारा सुन लो, अंदर से एंगुलर बाइसेक्टर डाला डीबी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, बाहर से एंगुलर बाइसेक्टर डाला तब भी डीबी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। भाई एग्जैक्ट ट्रायंगल तो एबीसी है ना, ओरिजिनल ट्रायंगल तो एबीसी है ना, तो एबीसी के हिसाब से ही हम सोचेंगे, एबीसी के हिसाब से तो बेटा हम सोचेंगे ना। तो आई होप सो बच्चों को इतनी थ्योरी अच्छे से समझ में आई। आज मैंने ट्रायंगल्स की बच्चों पार्ट 2 करवाया, जिसमें आपको ये थोड़ी सी और थ्योरी करवाई अच्छे से। थोड़ी नहीं थी, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं इसमें। बच्चों मैं जानता हूँ आपको क्वेश्चंस का इंतजार है, बस आप थोड़ा सा और टाइम दीजिए मुझे और मैं क्वेश्चंस आपको बहुत सारे करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलते जुलते हैं जिन पे मिक्स क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। मैं आपको बेसिक से लेके बढ़िया सारे सवाल करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा और इंतजार करिए। आई होप सो ये कंप्लीट सब बच्चों को समझ में आया। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।